नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आरपीएससी की नई गाइडलाइन के अनुसार हम जो पाठ्य पुस्तक लगती है उसके अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए क्लास 12 इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अध्याय पहला है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सुनना। ईंट, मन के और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, चाहे वो कंसेप्ट का हो या फिर तथ्य का हो। सभ्यता का कालखंड और नामकरण। नामकरण कैसे हुआ? इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम खोजा गया स्थल, दोनों को नामों से जाना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रथम खोज है वो हड़प्पा में हुई थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं कि सिंधु नदी के किनारे है। तो नामकरण हो गया। काल निर्धारण क्या है? 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के बीच का काल निर्धारण है और इसके भी अलग अलग टाइम पीरियड बताया है। प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। तो प्रारंभिक हड़प्पा है वो 6000 से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है और परिपक्व हड़प्पा जिसे शहरी हड़प्पा भी कहते हैं, इसका टाइम पीरियड है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। सबसे समृद्ध चरण इसी को माना जाता है और इसको पतन भी मानते हैं, उत्तर हड़प्पा भी मानते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का। तो आगे है नगर नियोजन। ये अनूठी विशेषता है नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता अपनी नियोजित जल निकास प्रणाली और शहरी विकास के लिए जानी जाती है। यानी नगर नियोजन में क्या याद रखना है? एक तो इसकी जल निकास प्रणाली है वो मुख्य है, एक शहरी जो बसावट है ना वो शानदार है। 2 स्तरीय विभाजन है इसका। 2 बस्तियों, यह जो बस्ती है वो 2 भागों में बंटी हुई है। एक तो है दुर्ग जो ऊंचा लेकिन छोटा है और निचला शहर जो बड़ा लेकिन नीचा है, यानी जिसे दुर्ग और निचला शहर के नाम से जाने जाते हैं। 2 स्तर में विभाजन है। ग्रिड पद्धति। सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती है, 90 डिग्री पर काटती है, इसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। भवन निर्माण। पहले नियोजन किया जाता था, फिर कार्यान्वयन किया जाता था। यानी पहले इसका प्लानिंग की जाती थी। ईंटों का अनुपात निश्चित था। लंबाई और चौड़ाई की क्रमशः 4 गुणी और 2 गुणी होती थी। जल निकास। हर घर की कम से कम एक दीवार गली से सटी होती थी ताकि घर की नालियां मुख्य नाले से जुड़ सके। मुख्य नाले ईंटों से ढके होते थे जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। निर्वाह के तरीके और कृषि प्रौद्योगिकी। यानी जीवन निर्वाह कैसे करते थे? आहार यानी खाने के लिए, जैसे अनाज, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल, ये मुख्य थे। मछली और जानवरों का मांस भी खाते थे। बाजरे के साक्ष्य गुजरात से मिले हैं, जबकि चावल के साक्ष्य है वो दुर्लभ है, यानी बहुत ही कम मिले हैं। कृषि के साक्ष्य कालीबंगन, राजस्थान में हनुमानगढ़ कालीबंगा से, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्लास 12 में अभी जो पाठ्य पुस्तक चल रही है उसी पर हम पढ़ रहे हैं ना। जहाँ 2 अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी। बनावाली जो हरियाणा में है, हिसार में, और चोलिस्तान जो बनावाली और चोलिस्तान है वहाँ मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। याद रखना, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान से, और मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं बनावाली हरियाणा से और चोलिस्तान से। सिंचाई। अर्ध शुष्क क्षेत्रों के कारण सिंचाई आवश्यक थी। सोरतुघुई जो अफगानिस्तान से नहरों के अवशेष और धोलावीरा गुजरात के जलाशयों से साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ फसलों में सिंचाई की जाती थी और सिंचाई के लिए जो अपने को नहर के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं सोरतुघुई अफगानिस्तान से, और जो जलाशय थे, तालाब थे, वो मिले हैं धोलावीरा गुजरात से। शिल्प उत्पादन और व्यापारिक संबंध। शिल्प केंद्र कौन से थे? चनुदड़ो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन केंद्र था चनुदड़ो। यहाँ मन के, शंख, कटाई और मुहर निर्माण में लगा था। यह मन के भी मिले हैं, शंख कटाई भी होता था और मुहर का निर्माण भी होता था। सामग्री। मन के कार्निलियन यानी जिसे लाल पत्थर कहते हैं, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और शैल खड़ी मुलायम पत्थर से बनाए जाते थे। यानी जो मन के होते थे वो
जो शिल्प उत्पादन होता था, शिल्प का निर्माण होता था, वो इनसे होता था। कच्चे माल की प्राप्ति की नीतियाँ ये बागेश्वर और बालाकोट है संघ के लिए प्रसिद्ध थे। नागेश्वर नहीं है, बागेश्वर है। तो बागेश्वर और बालाकोट संघ के लिए प्रसिद्ध थे। खेतड़ी राजस्थान तांबे के लिए, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति से संपर्क था। दक्षिण भारत से सोने के लिए अभियान भेजे जाते थे और ओमान यहाँ से तांबा मंगाया जाता था। दोनों के तांबे में निकल के अंश मिले हैं। सुदूर व्यापार। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र का उल्लेख नाविकों के देश के रूप में मिलता है। यानी मेलुहा किसे कहते थे? हड़प्पा क्षेत्र के लोगों को नाविकों के देश भी कहते थे। सामाजिक और राजनीतिक संरचना। सामाजिक भिन्नता। पुरातत्वविद समाधान और विलासिता की वस्तुओं के आधार पर सामाजिक स्थिति का पता लगाते हैं। हड़प्पावासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में अधिक विश्वास नहीं रखते थे, जैसे मिस्र के विपरीत। मिस्र के लोग जो शव होते थे उनके साथ महंगी वस्तुएं दफनाते थे साथ में, परंतु हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं मिला है। फ्योन्स, ये 2015 में प्रश्न पूछा गया था इससे संबंधित। इसे दुर्लभ और कीमती माना जाता था फ्योन्स को। सत्ता और शासन। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन को प्रसाद और एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा कहा गया है। तो ये पुरोहित राजा जो पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। विद्वानों के अलग अलग मत है। कुछ इसे लोकतांत्रिक मानते हैं, कुछ इसे शासक मानते हैं, तो कुछ पूरी सभ्यता को एक ही राज्य मानते। लिपि, बाट और मोहरें। मोहरें, इनका उपयोग लंबी दूरी के व्यापार में सामान की सुरक्षा और प्रेषक की पहचान के लिए होता था। रहस्यमयी लिपि। वर्णमाला नहीं है, यानी 300 से 400 चिन्ह इस लिपि के मिले हैं। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। बाट, ये चर्ट नामक पत्थर से बने घनाकार बाट थे। इनके निचले मापदंड द्विधारी थे, 1, 2, 4, 8 ऐसे बढ़ते रहता था क्रम। सभ्यता का अंत। विभिन्न मत, अलग अलग मत है। 1800 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास परिपक्व हड़प्पा का पतन शुरू हुआ। कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना या सूख जाना, ये अनेक प्रकार बताए गए हैं। आर्य आक्रमण का सिद्धांत। व्हीलर ने ऋग्वेद के पुरंदर यानी इंद्र के आधार पर इसे सिद्ध करने का प्रयास किया है। किसने? व्हीलर ने। लेकिन जॉर्ज डेल्स और हाल ही के राखी गड्डी DNA शोध ने इसे गलत साबित कर दिया है। ये लेटेस्ट है, ये याद भी रखना है। राखी गड्डी नवीन शोध। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 2025-26 एग्जाम्स क्या है? स्थान हरियाणा का हिसार जिला, 550 हेक्टेयर में फैला सबसे बड़ा शहर है राखी गड्डी। DNA निष्कर्ष। ये प्रोफेसर वसंत सिंधे हैं। ये कहते हैं कि हड़प्पावासी इस क्षेत्र के मूल निवासी थे, बाहरी नहीं थे। ये जो राखी गड्डी में DNA के अवशेष मिले हैं, वो DNA निष्कर्ष के आधार पर बताते हैं कि हड़प्पावासी बाहर के नहीं थे, ये यहीं के मूल निवासी थे। आर्यों के बड़े पैमाने पर आगमन का सिद्धांत गलत है, क्योंकि आनुवंशिक निरंतरता बनी हुई है। यानी आर्य आए थे, नहीं आए थे, ये सिद्धांत गलत है। हड़प्पावासियों के चेहरे आधुनिक हरियाणा के लोगों से मिलते जुलते हैं, यह भी निष्कर्ष निकलता है। तो इस प्रकार मित्रों, यदि आपको ये पसंद आए तो हम आगे इसी प्रकार NCERT की जो पाठ्य पुस्तकें हैं रिलेटेड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो पुस्तकें लगती है हिस्ट्री से संबंधित उनको हम लगातार पढ़ते रहेंगे। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से मेरे को जरूर अवगत कराएं। ओके, थैंक यू दोस्तों।